दोस्तों, रूस और भारत के बीच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर कोऑपरेशन एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच एनर्जी को लेकर लगातार बढ़ रही साझेदारी अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी बेनिफिट पहुंचाने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हमें रूस की तरफ से स्मॉल मॉड्यूलर क्षेत्र में बड़ा समर्थन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे ये बात कही जा सकती है कि रूस भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो सकता है। बता दें कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को सही तरीके से विकसित किया है। इसमें रूस और चीन शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका भी अभी तक इस मॉड्यूलर रिएक्टर को सही तरीके से नहीं बना पाया है, और अमेरिका का पहला मॉड्यूलर रिएक्टर साल 2030 से पहले तैयार नहीं होने वाला, जिसकी वजह से भारत, जो विश्व में सबसे तेजी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी की कैटेगरी में आ चुका है, अगर हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के क्षेत्र में रूस की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम ये काम अमेरिका से पहले कर पाएंगे। बता दें कि यह खबर एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब तमिलनाडु में 6000 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को विकसित करने का काम जारी है, और इसका पहला चरण किसी भी वक्त पूरा हो सकता है। जिसका मतलब साफ है, रूस भारत के साथ न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर क्रूड ऑयल के क्षेत्र में काम करने को लेकर काफी उत्सुक है, और इसके लिए दोनों देश अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है क्या, जिन्हें लेकर इतनी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो बता दें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के ही छोटे वर्जन होते हैं, जो 75 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, और ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन्हें किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि इन्हें फैक्ट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसके बाद जिस जगह पर इस मॉड्यूलर रिएक्टर को इस्तेमाल करना है वहां तक इन्हें ट्रांसपोर्ट करते हुए फिर ऑपरेशनल किया जा सकता है। इन्हें लेकर एक बड़ा एडवांटेज ये है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बड़े कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाबले न केवल सस्ते हैं, बल्कि इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी काफी अच्छा है, जो उन्हें भारत के लिए आकर्षक बनाता है। बता दें कि भारत देश में परमाणु ऊर्जा के विकास पर काफी ध्यान दे रहा है, और अगर सारी परियोजना टाइमलाइन के अनुसार चली तो 2031 तक भारत 22,000 मेगावाट से ज्यादा परमाणु ऊर्जा हर साल बनाने में सक्षम होगा, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमारी जरूरत को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खास करके ऐसे इलाके में जहां पर बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना संभव नहीं, जिससे देश के अंदरूनी और पहाड़ी इलाकों में भी न्यूक्लियर पावर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल ब्रिक्स के विस्तार करने की मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत 6 देश अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और इजिप्ट के साथ ही यूएई ब्रिक्स में शामिल किए जाएंगे। इन देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन इसके ठीक 24 घंटे पहले अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ने एक पत्र लिखकर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों को सूचित किया है कि सत्ता में आने के बाद अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला जो पिछली सरकार का था उसे बदल रहे हैं। उनकी नीति पिछली सरकार के मुकाबले पूरी तरह से उलट है, और वे अमेरिका समेत इजराइल को अपना समर्थन देते हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके देश के इंटरेस्ट अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए वो ब्रिक्स जैसे संगठन को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे जिसमें रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट पावर मौजूद हैं। साथ ही वो पिछली सरकार के द्वारा लिए गए और भी कई फैसलों को रिव्यू करके पलट सकते हैं। अगर समझने की कोशिश की जाए तो ब्रिक्स को पिछले कुछ समय से, खास करके यूक्रेन युद्ध के बाद, पश्चिमी देशों के खिलाफ एक ऐसा बड़ा पावर सेंटर माना जा रहा था, जो ऐसी इकोनॉमी वाले कंट्रीज का ग्रुप है जो तेजी से विकास कर रहे हैं और अमेरिकी डॉलर के एक तरफा दबदबे को भी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस तरह से अर्जेंटीना ने अचानक ब्रिक्स को ना ज्वाइन करने का फैसला किया, ये सभी देशों के लिए झटका जरूर है, पर दूसरे कई देश इस संगठन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। मतलब अर्जेंटीना के ब्रिक्स को छोड़ने के बावजूद ये संगठन लगातार मजबूत होता रहेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अर्जेंटीना का इस संगठन को ज्वाइन न करने का फैसला, क्या ये भारत के लिए भी एक झटका होगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।